दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। आज हम आपको अकबर और बीरबल की बहुत मजेदार कहानी सुनाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, बीरबल की बुद्धि और समस्या को भांप लेने की कला के कारण बादशाह उन्हें खूब पसंद करते थे। इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से उतना ही जलते थे। इन जलने वालों में से एक अकबर का साला भी था। वो हमेशा से ही बीरबल को मिला हुआ खास स्थान लेना चाहता था। बादशाह जानते थे कि बीरबल जैसा कोई और नहीं हो सकता है। वो अपने साले को भी ये बात समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका साला हमेशा कहता था कि वो भी काफी बुद्धिमान है। इन सब बातों के कारण एक बार बादशाह के मन में हुआ कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ कार्य देकर ही समझाने पड़ेगा। तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को सबसे ज्यादा लालची सेठ दमड़ी लाल को बचकर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत बीरबल की जगह दे दूंगा। यह बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच के साथ वो कोयले की बोरी लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ऐसे ही किसी की भी बातों में आने वाला नहीं था, इसलिए उसने उसे खरीदने से मना कर दिया। अब अपना उदास चेहरा लेकर अकबर का साला महल लौट आया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा कि तुम्हें सेठ दमड़ी लाल को यह कोयले की बोरी बेचनी है। बादशाह का आदेश मिलने पर बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने के लिए कह रहे हैं। मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेच सकता हूं। यह बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया। अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक ही कोयले का टुकड़ा बेच आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहां से चले गए। उन्होंने सबसे पहले एक मलमल के कपड़े का कुर्ता अपने लिए सिलवाया। फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं डाल लीं और महंगे दिखने वाले जूते भी पहन लिए। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सुरमा यानी काजल की तरह बारीक पीसकर एक कांच की डिब्बी में डलवा लिया। इसी भेष में वो महल के मेहमान घर में आ गए। फिर बीरबल ने एक इश्तिहार दिया कि बगदाद में एक जाने माने शेख पहुंचे हैं जो जादुई सुरमा बेचते हैं। सुरमे की खासियत में बीरबल ने लिखवाया कि इसे लगाने वाला अपने पूर्वजों को देख सकता है। यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपा कर रखा है तो वो उसका पता भी बता देंगे। इस इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल के शेख रूप और चमत्कारी सुरमे की ही बात होने लगी। सेठ दमड़ी लाल तक भी यह बात पहुंच गई। उसके मन में हुआ, जरूर मेरे पूर्वज ने धन गाड़ रखा होगा। मुझे तुरंत शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमड़ी लाल शेख बने बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें पहचाना नहीं। सेठ ने शेख से कहा कि मुझे सुरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपए है। सेठ काफी चालाक था। उसने शेख से कहा कि मैं पहले सुरमा आंखों पर लगाना चाहता हूं। उसके बाद पूर्वजों के दिखने पर ही मैं 10,000 रुपए दूंगा। शेख बने बीरबल ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाजत है। बस आपको सुरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सुरमे का करिश्मा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सुरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता की ही औलाद हैं तो इन्हें सुरमा लगाते ही तुरंत पूर्वज नजर आ जाएंगे। पूर्वज नहीं दिखे तो मतलब यह होगा कि वो अपने माता पिता की औलाद नहीं हैं। असली औलादों को ही यह सुरमा लगाने पर अपने पूर्वज नजर आते हैं।
यह सब कहने के बाद शेख ने सेठ के आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो। सेठ ने आंखें बंद तो की लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में हुआ कि मैंने कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा तो भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आंख खोली और कहा कि हाँ, मुझे अपने पूर्वज दिख गए। इसके बाद गुस्से में लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपए थमा दिए। अब खुश होते हुए बीरबल महल चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपए, और सारा किस्सा सुना दिया। यह देखते ही बादशाह का साला मुंह बनाकर महल से चला गया। उसके बाद से उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात अकबर से नहीं की। कहानी से सीख: किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना जरूरी है। दो दोस्तों, एक बार की बात है, राजा अकबर व उनके प्रिय बीरबल के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। इसके चलते राजा ने बीरबल को राज्य से दूर जाने की सजा दे दी। इस परिस्थिति में भी बीरबल ने हार न मानी और उन्होंने अन्य गांव जाकर वेश बदलकर खेती करना शुरू किया। अब वह एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे। शुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह अपनी दैनिक दिनचर्या में बीरबल को याद करने लगे थे। जब भी उनके समक्ष कोई मुश्किल परेशानी आती तो उन्हें बीरबल की कमी खूब खलती थी। एक दिन राजा अकबर से रहा न गया। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें बीरबल को ढूंढ लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा अनुसार हर गांव, हर गली में बीरबल की खोज शुरू की गई। सभी सैनिकों ने हर एक कोना छान मारा, लेकिन वे बीरबल को ढूंढ न सके। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बड़े निराश हुए। अब बीरबल से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। अचानक राजा के मन में एक उपाय आया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी गांव के मुखिया को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजा को भेजना होगा। जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा, उसे इसके बदले एक बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर राजा को भेजना पड़ेगा। सभी गांववासी राजा के इस अजीबोगरीब आदेश को सुनकर परेशान थे। सभी यह सोचकर हैरान थे कि बुद्धि को किस तरह एक बर्तन में भरा जाए। बुद्धि तो सभी के पास उपलब्ध थी, लेकिन उसे किस तरह एक बर्तन में डालना है, यह सोचकर सभी परेशानी में थे। ऐसा न कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी बर्तन को कीमती हीरे जेवरों से भरना था, जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। वहीं जिस गांव में बीरबल एक सामान्य किसान का वेश बनाकर रह रहे थे, वहां भी राजा का यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ था। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग निराश होकर बैठे हुए थे कि वहां बीरबल आए और उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए इस काम की बागडोर बीरबल को सौंपी गई। उस वक्त गांव में तरबूज की फसल उगाने का समय था। बीरबल ने तरबूज के पौधे की एक बेल को एक बर्तन में डाला। धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ ही तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया। जैसे ही बर्तन तरबूज से पूरा भर गया, बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन को तरबूज समेत राजा के दरबार में भिजवा दिया। साथ में यह संदेश भी भेज कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और राजा को बर्तन को बिना तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही राजा ने तरबूज से भरा हुआ बर्तन देखा व उसे निकालने की शर्त सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा विचार केवल बीरबल का ही हो सकता है। उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंगवाया और बीरबल को अपने साथ वापस लाने के लिए गांव की ओर चल दिए। कहानी से सीख:
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई न कोई जवाब जरूर होता है। हमें केवल थोड़ा हटकर सोचने की जरूरत होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तीन दोस्तों अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थीं, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता न चले। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूं ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोले, जहां पनाह, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राजदरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राजदरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं।
इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक की फांसी की सजा को रोक देते हैं। कहानी से सीख। बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। हर काम को सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए। साथ ही एक छोटे से झूठ की वजह से किसी व्यक्ति का आकलन भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग झूठ बोल देते हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 4 दोस्तों, एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। बीरबल, जी जहां पनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल, जहां पनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है, जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? पहला व्यक्ति, जनाब, मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति, और मेरा मंगू है। मंगू, जनाब, मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू, हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा और मुझे बहुत मजा भी आने वाला है। बीरबल, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू, जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा, जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल, अच्छा, यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति, जनाब, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। बीरबल, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ।
बीरबल, अच्छा यह बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूंगा। व्यक्ति, अच्छा ठीक है, फिर खुश होकर अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बीरबल, बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूं। अकबर, बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है? और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख हैं? बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल, जहांपनाह, यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर, यहाँ कहाँ हैं और कौन हैं, हमें भी बताओ। बीरबल, जहांपनाह, एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। अकबर, फिर अकबर हंसने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल, दूसरे आप हैं जहांपनाह, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। कहानी से सीख। दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब न हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 5 दोस्तों, सर्दियों का मौसम था। बादशाह अकबर अपने बागीचे में बीरबल व एक अन्य मंत्री के साथ टहल रहे थे। टहलते हुए बादशाह अकबर ने अपने मंत्री से कहा, इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। महल से बाहर निकलने में भी ठंड से हालत खराब हो रही है। मंत्री ने बादशाह की बात का जवाब देते हुए कहा, जी हुजूर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस साल तो इतनी ठंड पड़ रही है कि जनता ने घर से बाहर निकलना बहुत कम कर दिया है। टहलते टहलते बादशाह अकबर बगीचे में बने तालाब के किनारे जा पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ पानी में डाला, उन्हें एहसास हुआ कि पानी बर्फ जैसा ठंडा है। पानी से हाथ बाहर निकालते हुए अकबर ने कहा, सही कह रहे हैं इतनी ठंड में कौन घर से बाहर निकलेगा? बीरबल को चुपचाप देखकर बादशाह ने बीरबल से पूछा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, माफी चाहता हूँ हुजूर, इस बारे में मेरा ख्याल थोड़ा अगल है। मैं आप दोनों की बात से सहमत नहीं हूँ। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, अच्छा, तो हमें भी बताइए क्या ख्याल है आपका? बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरा मानना है कि एक गरीब व्यक्ति के लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कितना ठंडा है या गर्म। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से कहा, तो आप यह कह रहे हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में भी एक गरीब आदमी कोई भी ऐसा काम करने को तैयार हो जाएगा जिससे उसे पैसा मिल सके? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं यही कह रहा हूँ। बादशाह अकबर ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, तो ठीक है, अगर आपने बर्फ जैसे पानी से भरे इस तालाब में किसी को रात भर खड़ा रखकर इस बात को प्रमाणित कर दिया, तो हम आपके लाए हुए गरीब व्यक्ति को 20 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। बादशाह की बात से सहमति जताते हुए बीरबल ने अगले दिन एक गरीब व्यक्ति को पेश करने का वादा किया। अगले दिन सभा में बादशाह अकबर ने बीरबल ने पूछा कि क्या वो किसी को लाए हैं जो तालाब में खड़ा रहकर पूरी रात बिता सके। इस पर बीरबल ने गंगाधर नामक एक गरीब व्यक्ति को दरबार में मौजूद किया और कहा कि यह 20 सोने के सिक्कों के लिए तालाब में पूरी रात बिताने को तैयार है। बादशाह अकबर ने सभा समाप्त करते हुए कहा कि ठीक है, 2 सिपाही इस व्यक्ति की रात भर निगरानी करेंगे। अगले दिन फिर से दरबार लगा और बादशाह ने बीरबल से गंगाधर के बारे में पूछा, बीरबल, कहाँ है
आपका मित्र कितनी देर टिक पाया वो उस बर्फीले पानी में? बीरबल ने कहा, महाराज वो यही हैं। मैं उसे दरबार में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। बादशाह की इजाजत मिलते ही बीरबल ने गंगाधर को दरबार में बुलाया। बादशाह अकबर ने गंगाधर को शाबाशी देते हुए कहा, हमें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम पूरी रात उस बर्फ जैसे पानी में रहे और आज हमारे सामने सही सलामत खड़े हो। यह तुमने कैसे किया? पूरी सभा को बताओ। गंगाधर ने कहा, महाराज, शुरुआत में तो यह बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे महल की एक खिड़की पर एक दिया जलता नजर आया। उस दिए को देखते हुए मैंने सारी रात बिता दी। बादशाह अकबर ने चौंक कर कहा, यह तो धोखा है। तुमने हमारे महल के जलते दिए की गर्मी से सारी रात बिता ली। फरेबी, तुम्हारे इस धोखे के लिए हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम अब इस इनाम के हकदार भी नहीं हो। यह कहते हुए अकबर ने अपने सिपाहियों से गंगाधर को महल से बाहर ले जाने को कह दिया और सभा समाप्त करके अपने कमरे में चले गए। अगले दिन रोज की तरह सभा लगी। जब बादशाह अकबर सभा में आए तो उन्होंने देखा कि सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे, सिवाय बीरबल के। बादशाह ने एक सिपाही से पूछा कि बीरबल कहाँ है, तो उसने बताया कि वो आज महल नहीं आए हैं। बादशाह ने सिपाही से कहा कि वो तुरंत बीरबल के घर जाए और उन्हें लेकर आए। कुछ समय बाद सिपाही अकेले ही दरबार में लौट आया। बादशाह के पूछने पर सिपाही ने बताया, बीरबल अपने घर में खाना पका रहे हैं और उन्होंने कहा है कि खाना पूरी तरह पक जाने के बाद ही वो दरबार आएंगे। सिपाही की यह बात सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए, क्योंकि आज से पहले कभी भी बीरबल ने महल आने में देर नहीं की थी। अकबर को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने बीरबल के घर जाने का निर्णय लिया। जब बादशाह अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक ऊंची खूंटी पर एक हांडी टांग रखी है और उसके नीचे जमीन पर लकड़ियां जला रखी हैं। बादशाह आश्चर्यचकित हो गए और बीरबल से पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। इस पर बीरबल ने जवाब दिया कि वह अपने भोजन के लिए खिचड़ी पका रहे हैं। बादशाह अकबर ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? तुमने हांडी को इतने ऊपर टांग रखा है और आग नीचे जल रही है। ऐसे में खिचड़ी पकने के लिए हांडी तक गर्मी कैसे पहुंचेगी? इस बात पर बीरबल ने बहुत आराम के साथ बादशाह से कहा, क्यों नहीं पहुंचेगी हुजूर? जब महल की खिड़की पर रखे एक दिए से गंगाधर को गर्मी मिल सकती है, तो मेरी खिचड़ी की हांडी तो फिर भी आग के बहुत नजदीक है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए और मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गए बीरबल। इसके बाद उन्होंने गंगाधर को महल में बुलवाया और उसे 20 सोने के सिक्कों का इनाम दिया। बीरबल की चतुराई के लिए उन्होंने बीरबल को भी इनाम दिया। कहानी से सीख। बच्चों, बीरबल की खिचड़ी की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की सफलता के पीछे किए गए परिश्रम को जाने बगैर उनके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 दोस्तों, शाम का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरन तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल 2 आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मन बहलाव के समय बंदियों का लाना कहाँ तक उचित था?
ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कलह दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मार पीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपए अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है, तुझे मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया हूं, अब आपकी जैसी मर्जी हो इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूँ और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूं। इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहाँ का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेरली के नाम से विख्यात हो रहा है सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नाशरी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुराकर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दर दर ढूंढता फिरता हूँ। आज 7 वर्षों के बाद यहाँ मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति। जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेरली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेरली, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेरली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से व दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूँ। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेरली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपए की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेरली की तरफ इशारा करके, शरली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेरली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि है तो उसे सामने लावो। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेरली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहले पहल आया हूँ,
यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है, उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे, फिर मैं किसकी साक्षी हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूँ कि आपके दरबार में बड़ा संचा न्याय होता है, इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दीख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। बेचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांचकर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक जल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही जल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेरली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेरली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेरली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने को ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहाँ पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहाँ ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेरली के नाम से विख्यात हो गया हूँ। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारत वर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज दैव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राण दंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेरली से पूछा, शेरली, अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेरली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात रह गई, अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आशा त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है। अतएव तुझे जीवन दान देता हूँ और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूँ। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेरली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेरली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेरली के हवाले कर दिया। शेरली बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया,
व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं ये नई कहानी कैसी लगी। दोस्तों, यह कहानी अकबर बीरबल की मशहूर कहानियों में से एक है। ये कहानी एक सीख देती है कि कैसे बुद्धिमानी के बदौलत किसी भी चुनौती को जीता जा सकता है। दोस्तों, एक बार की बात है, अकबर ने अपने राज्य में एक स्पर्धा की घोषणा करवाई। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक बिल्ली और एक गाय दी जाएगी, और जो भी मनुष्य सेहतमंद बिल्ली के साथ साथ सबसे ज्यादा गाय के दूध के पेड़े बनाकर लाएगा वह विजेता होगा। गाय के दूध पर पहला अधिकार बिल्ली का होगा। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को यह सूचित किया गया कि जिसकी भी बिल्ली भूख के कारण कमजोर हुई या बीमार पड़ी उसको दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे, और जिसने भी दूसरे गाय के दूध के पेड़े बनाए या पेड़े में मिलावट की उसे भी 100 कोड़े मारे जाएंगे, तथा जिसने यह दोनों अपराध किए उसे 200 कोड़े मारे जाएंगे। वहीं जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास सबसे से ज्यादा पेड़े होंगे उसे विजेता घोषित किया जाएगा, और उसे पुरस्कार स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के दी जाएंगी। स्पर्धा में नामांकन के लिए उमड़ी भीड़। इस स्पर्धा के समाचार को सुन लोगों में जोश भर गया। स्पर्धा में भाग लेने हेतु नामांकन विभाग भारी भीड़ पहुंची। बीरबल ने उमड़ी भीड़ को लेकर कर्मचारियों से पूछा, यह सब यहाँ क्यों आए हैं? तब उसे पता चला कि बादशाह ने स्पर्धा रखी है। बादशाह से स्पर्धा का कारण जानने पहुंचा बीरबल। स्पर्धा की बात सुन बीरबल बादशाह के पास गया और बादशाह से पूछा, बादशाह आपने ऐसी स्पर्धा क्यों रखी है? बादशाह ने कहा, मैं राज्य में मेहनती और ईमानदार लोगों की खोज कर रहा हूं। बीरबल ने कहा, किंतु स्पर्धा में ईमानदार क्यों आएंगे? यहां तो लोग 100 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में मेहनती और चतुर लोग आएंगे। हंसते हुए बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा, ये बात है तो तुम भी स्पर्धा में भाग ले लो, तुम भी तो मेहनती एवं चतुर हो। क्या पता तुम ही विजयी हो जाओ और 100 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें ही मिल जाएं। बादशाह की बात सुनकर बीरबल ने पूछा, क्या मेरे विजेता होने पर आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बीरबल, बस ध्यान रहे, जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास दी गई गाय के दूध के सर्वाधिक पेड़े होंगे उसे ही स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और बिल्ली को भूखा रखने वाले, दूसरी गाय के दूध से पेड़े बनाने वाले और पेड़े में मिलावट करने वाले को कोड़े मिलेंगे। और यदि चतुर बीरबल तुम बेईमानी में पकड़े गए तो मैं तुम्हें कोड़ों से नहीं बचाऊंगा, दंड स्वीकार करना होगा। बादशाह का बीरबल को स्पर्धा के लिए उकसाना। बादशाह की बातें सुनकर चालक बीरबल ने कहा, बादशाह, चतुराई और बेईमानी अलग अलग है। बादशाह ने कहा, तो तुम स्पर्धा में विजेता बनकर इसे सिद्ध कर दो। बीरबल ने बादशाह अकबर से पूछा, किसी ने बेईमानी की है, यह सुनिश्चित कैसे करेंगे? अकबर ने कहा, मैंने उसके लिए जासूसों का जाल नगर में बिछा दिया है, मुझे सारी खबर मिलती रहेगी। मन से संदेह दूर हो गए हों तो जाकर नामांकन करवा लो। बीरबल अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। बादशाह की बातें सुनकर बीरबल मुस्कुराया और कहा, जैसा आपका आदेश बादशाह, और नामांकन के लिए कार्यालय की ओर चल पड़ा। सारे प्रतिभागियों के साथ बीरबल ने भी नामांकन भर दिया। सभी प्रतिभागियों को एक बिल्ली और एक गाय दी गई और 1 महीने का समय दिया गया। सभी प्रतिभागी अपनी बिल्ली को सेहतमंद बनाए रखने और बचे हुए दूध से पेड़े बनाने में जुट गए। वहीं बादशाह के जासूस भी सभी प्रतिभागियों पर नजर बनाए हुए थे। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और प्रतियोगिता समाप्त हुई।
सभी प्रतिभागी अपनी अपनी बिल्ली और बनाए हुए पेड़ों की पोटली लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे। सबसे पहले जासूसों ने उनके नाम की घोषणा की जिन्होंने दूसरी गायों की दूध से भी पेड़े बनाए थे। नाम की घोषणा के साथ ही उन्हें दंड मिला, परंतु उसमें बीरबल का नाम नहीं था। उसके बाद सभी प्रतिभागियों के पेड़ों की पोटली खोली गई और सभी की बिल्लियों की जांच हुई। जिनकी बिल्लियां भूख की वजह से सेहतमंद नहीं थी, बीमार सी थी, जांच के बाद जिनकी वो बिल्लियां थीं उन प्रतिभागियों को सजा हुई। जिनके जिनके पेड़ों में मिलावट थी उनको भी सजा हुई। फिर अंत में 25 से 30 लोग बचे, जिनमें से एक बीरबल था। सभा में बैठे बीरबल को नापसंद करने वालों ने कहा, अरे बीरबल, बेईमानी नहीं कर पाए, इस बार तो बादशाह ने अच्छी तरकीब लगाई। केवल 25 से 30 लोगों की बिल्लियां सेहतमंद थी और उनके पेड़े उत्कृष्ट गुणवत्ता के थे। जांच में पता चला कि सबसे ज्यादा पेड़े बीरबल के पास है और उसकी बिल्ली भी सेहतमंद है। फिर लोगों के बीच में कानाफूसी होने लगी कि बीरबल ने कोई बेईमानी नहीं की तो फिर इसके पास इतने अधिक पेड़े कैसे हैं और इसकी बिल्ली भी सेहतमंद है। बाकी लोगों की तुलना में बीरबल के पेड़े दुगने थे और बादशाह के नियम के अनुसार गाय के दूध से पहले बिल्ली को पोषित करना था और फिर पेड़े बनाने थे। ये बात लोगों को अनहोनी सी लगने लगी। लोगों ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही बीरबल ने दूसरे गाय के दूध से पेड़े बनाए हैं। चूंकि बीरबल बादशाह का खास है, इसलिए शायद जासूस उसकी शिकायत नहीं कर रहे। धीरे धीरे यह कानाफूसी बादशाह तक जा पहुंची। तो क्रोधित बादशाह ने कहा, बीरबल, नियम के अनुसार तो तुम ही विजेता हो, पर इन 100 सोने के सिक्कों पर तभी तुम्हारा अधिकार होगा यदि तुम सभा में सबको बता पाओ कि तुमने उतने ही दूध में बाकी लोगों से अधिक पेड़े कैसे बनाए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरी बिल्ली तो दूध पीते ही नहीं है, इसलिए मैंने सारे दूध के पेड़े बना दिए। बादशाह ने गुस्से में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्ली दूध ना पिए? यदि ऐसा है तो क्या मैं बिल्ली को दूध परोसने का आदेश दे दूं? यदि बिल्ली ने दूध पी लिया तो तुम्हें दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे, झूठ बोलने के लिए। बीरबल ने कहा, मुझे मंजूर है बादशाह, परंतु यदि बिल्ली ने दूध नहीं पिया तो फिर क्या होगा? तो बादशाह ने कहा, बीरबल, फिर मैं तुम्हें विजेता घोषित कर 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बीरबल ने कहा, मुझे मान्य है, आप बिल्ली को दूध परोसने का आदेश दें। यह कहकर बीरबल ने बिल्ली को आसान पे बिठा दिया और स्वयं दूर खड़ा हो गया। जब सेवक ने बिल्ली को दूध परोसा, बिल्ली उल्टे पांव भाग गई। तब बीरबल ने कहा, जहांपना, मैंने कहा था ना, मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।